अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज से जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5 ग्रेड 10 केमिस्ट्री, जिसका लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टडी करेंगे। इसमें जो चैप्टर 5 है उसमें ज़्यादातर जो कुछ टॉपिक्स हैं, वैसे ये चैप्टर भी छोटा सा है लेकिन इसमें मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं वो फॉर्मेटिव हैं। आज जो इसका इंट्रोडक्शन है उसके कुछ समेटिव टॉपिक हमने ऐड किए हैं जो हम स्टडी करेंगे। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, इंटरप्रेट डेटा टू एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन, दो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनीशन, ग्राफिकल इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं और उसके यूनिट्स कैसे लिखे जाते हैं, जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसका रेट कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, और उसके बाद जो इंटरप्रेट डेटा एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन। एक कोई स्टूडेंट है या कोई लैब के अंदर बंदा काम कर रहा है तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर रेट जो कंसंट्रेशन है उसको डिटेक्ट कर रहा होता है और अपना एक टेबल डेवलप करता है कि इस टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन है, तो क्या उसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस डेटा को इंटरप्रेट करके ग्राफिकली हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और उस रिएक्शन का एवरेज रेट कितना है। तो इसमें हम ये सीखेंगे और इसका एसएलओ नंबर है 31। सबसे पहले इसका जो टॉपिक रिव्यू है वो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम चैप्टर का नाम भी केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स इसको बोलते हैं कि हम रिएक्शन की जो स्पीड है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। रिएक्शन रेट क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको हम लिखते हैं, जो आपके सामने डेफिनीशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पीड एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। रेट का फार्मूला भी यहाँ गिवन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। अगर एक इक्वेशन है ए टू बी, इसके लिए अगर हम ए के लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय डी टी। मतलब क्या है कि जो ए का रेट हो जाएगा उसके साथ हमने चेंज लिखा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये जो डी है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बुक के अंदर क्या लिखा जाता है? डेल ए बाय डेल टी। इसके साथ हम माइनस ऐड कर रहे हैं। माइनस का मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी जो जो टाइम इंक्रीज़ करेगा। अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं, बी के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो बी क्या हो जाएगा? आर बी इज़ इक्वल्स टू प्लस डी बी बाय डी टी। तो ये दो इक्वेशंस हैं, आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो यूनिट है उसको हम कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब या पर लीटर भी इसको लिख सकते हैं, और टाइम जो होता है उसको हम किस में लिखते हैं? सेकंड्स के अंदर। तो यूनिट मोल पर डेसीमीटर पर सेकंड या मोल्स पर लीटर पर सेकंड भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम पर सेकंड को आप छोड़ दें, मोल पर लीटर पर सेकंड आप इसको लिख सकते हैं, या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड आप इसमें लेंगे। ये था आपका पहला पार्ट। अब जो दूसरा है इंटरप्रेटिंग डेटा ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक टेबल है, इसमें से हमने करना क्या है कि ताकि आपको समझ भी आए जब हम वर्कशीट की तरफ जाएंगे कि हम इस डेटे से हम क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये एग्ज़ाम में भी ऐसा डेटा दे दिया जाता है, जैसे ये कंसंट्रेशन 1 है, कंसंट्रेशन C2 है, 3 है, इसके लिए 0 पे इतनी थी, 10 पे इतनी चली गई, 20 पे और 30 पे इतनी चली गई। आप क्या करेंगे? आपको कोई टाइम और कंसंट्रेशन का डेटा दे दिया जाता है, आप उसको ना आप सबसे पहले ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाया जाता है? इस केस में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपने एक्स एक्सिस पे किसको ड्रा करना है? टाइम को, और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन को आपने रिप्रेजेंट करना है। दिस इज़ मोल्स पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इससे पॉइंट्स आपने लगाने होते हैं कि जब आप पॉइंट्स कैसे लगाएंगे? एक्स 0 पे 0 है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब 10 पे 0.2 है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, ये जो 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह करते जाते हैं और
इसके पॉइंट्स आप लगाते जाएंगे, ठीक है। ये हम जब वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। फिर जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे उन पॉइंट्स को आपने मैच कर देना है, ठीक है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा, ये जो लाइन होगी ये स्लोप इंक्रीजिंग रेट को के रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। फिर एक टाइम आएगा कि जो जहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एक ख़ास स्पीड के साथ चलेगा। उसके बाद अगर रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाते हैं तो रिएक्शन रेट ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह से ये जो हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए, अगर आप रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट बन गया, अगर आप रिएक्टेंट के लिए लगाना चाहते हैं तो रिएक्टेंट आहिस्ता से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इसने ग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि स्टीपर स्लोप फास्टर रेट। अगर स्टीपर स्लोप का क्या मतलब है, स्टीप पाथ आएगा कि जो ग्राफ है एकदम से स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि फास्टर रेट है। उसके बाद प्लेट्यू है, रिएक्शन रेट स्लोइंग डाउन। उसके बाद ये कर्व आएगा, जैसे यहाँ पे एक कर्व है, इसको अगर हम लेते हैं तो रिएक्शन रेट ये एरिया, अब रिएक्शन रेट जो है यहाँ पर डिक्रीज़ होते होते स्लो हो रहा है रिएक्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा, ख़ास स्पीड के साथ कांस्टेंट होते होते रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है तो रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद टिप्स फॉर एग्ज़ाम, कैलकुलेट रेट, जो फार्मूला यहाँ पे गिवन है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है कंपैरिजन, हम करेंगे डिफरेंट टाइम के ऊपर के रेट ऑफ रिएक्शन कैसे है। अब हम जाते हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और फिर एमसीक्यूज़ की तरफ हम मूव करेंगे। ये था इन टॉपिक्स का ओवरव्यू जो आज के हमने वर्कशीट के अंदर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ से बाद में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। सबसे पहले है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, गिव रेट इक्वेशन एंड यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ये आप अंडरस्टैंड करें। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है, एक पार्ट आ गया। उसके बाद रेट इक्वेशन आपने देनी है, 2 हो गए, और यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये 3 चीज़ें आपने इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसकी मार्किंग की जाए तो 1 + 1 + 1 = 3 मार्क्स आपके यहाँ पे बनेंगे। उसके बाद ड्रा द ग्राफ दैट एक्सप्लेन द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स विद टाइम। आपने एक ग्राफ बनाना है कंबाइनली, जिसमें आप कंसनट्रेशन बता रहे हो रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों लाइनें एक ही ग्राफ के अंदर होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद है इफ़ अ ग्राफ शोज अ स्टीपर स्लोप एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द रिएक्शन रेट। अगर स्टीपर स्लोप आ जाती है, स्टीपर स्लोप का क्या मतलब है कि अगर यहाँ से एकदम इंक्रीज़ करेगी और फिर कांस्टेंट हो जाती है, इस स्टीप पाथ का मतलब क्या है कि क्या इससे हम रिएक्शन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपकी क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, फिर आपकी तरफ आपके क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हाउ डज सरफेस एरिया अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस, व्हाई डज रिएक्शन स्लो डाउन विद टाइम, कि सरफेस एरिया कैसे करता है। ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये आपके 3 फैक्टर्स आपके ऐड हैं, लेकिन जो लार्जर साथ में जो फैक्टर्स हैं वो फॉर्मेटिव हैं, वो आपने याद नहीं करने। वाई डज रिएक्शन स्लो डाउन विद टाइम, अगर रिएक्शन जो है टाइम के साथ साथ स्लो डाउन हो जाता है तो इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। उसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स है वो इसमें इन्वॉल्व होगी। अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक स्टूडेंट है जो एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और थायोसल्फेट का। द रिएक्शन produces a yellow precipitate of sulfur and the time taken for a fixed amount of precipitate to form is measured. The student records the concentration of sodium thiosulfate at different times as shown in below. अब जो रिएक्शन का डेटा है वो स्टूडेंट ने काउंट किया है कि
0 डिग्री पे जो सोडियम थायोसल्फेट है वो 0 है। उसके बाद जो 20 पे अगर कह लें कि 15 है, 40 पे 21 है, 60 पे 23 है, 80, 25, 100, 25 और 120 पे कितना हो जाएगा 25। जो इसमें एक चीज़ हम देख लेते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सल्फर एंड द टाइम टेकन। अब ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे एक चीज़ आपने चेंज करनी है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो सल्फ़र का होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के जो चीज़ें हैं सल्फ़र इंक्रीज़ प्रोड्यूस हो रहा है या थायोसल्फेट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के साथ लेना है कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रही है। जैसे शुरू में सल्फ़र 0 है, आहिस्ता आहिस्ता सल्फ़र की वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है, रिएक्टेंट डिक्रीज़ कर जाएंगे और सल्फ़र की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफ भी हम देखते हैं। अच्छा, अब जो ग्राफ हमने पहले बनाना है, टाइम इंडिकेट्स हाउ द स्लोप रिलेट्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 सेकेंड एंड 40 सेकेंड फ्रॉम ग्राफ, determine the average rate of reaction for the entire 120 seconds of this period। अब जो आपका क्वेश्चन है सॉल्यूशन से पहले, डिस्कशन से पहले कि ये फॉर्मेटिव है या फॉर्मेटिव नहीं है। अब कुछ बच्चों ने कहा है कि ये फॉर्मेटिव नहीं है, ये फॉर्मेटिव नहीं है, ये समेटिव है। ये आपने करना है। जो इसका सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, और जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो आपने करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, गिव द रेट इक्वेशन एंड यूनिट्स। सबसे पहले जो हमने लिखा था, अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर रेट, आपने ये इक्वेशन लिखी हुई है, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या आप लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर पर यूनिट टाइम। इसकी जो इक्वेशन है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके यूनिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो कंसंट्रेशन है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे। कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको लीटर भी लिख सकते हैं, और यूनिट सेकंड के टाइम के क्या होंगे, सेकंड। तो इसको आप लास्ट पे लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आप डेफिनीशन, इक्वेशन और यूनिट को पुट करेंगे। अब इसने लिखा है कि नेगेटिव साइन इज़ यूज्ड फॉर रिएक्टेंट बिकॉज देयर कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ए आपका रिएक्टेंट है तो इसका अगर आप रेट डिफ़ाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके साथ आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है, बिकॉज के जो ए है उसका रेट डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसके साथ पूछें, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी जो स्कूल्स हैं, जैसे IAT1 भी ऑनलाइन है, तो वो भी, अगर आपके भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं ऑनलाइन है, तो वो अपने क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाना है जिसको ये वो बताए कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज ओवर टाइम डाउनवर्ड। अब जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ग्राफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए। अब आपने क्या करना है कि जो वाई एक्सिस होगा उसके ऊपर आप क्या ड्रा करेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम। इसने कहा है कि आप ग्राफ बनाएं जो क्या रिप्रेजेंट करे। एक इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं कि A to B, आपकी बुक के लिए B है, या C to D, या A plus B गिव्स अस C, कोई भी आप इक्वेशन लिखेंगे। अब A क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी और आखिरकार ख़त्म हो जाएगी, तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा। ये A के लिए है, और जो B है शुरू में इसका जो
कंसंट्रेशन होगी वो ज़ीरो होगी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होते होते फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक टाइम आएगा कि जब सारे के सारे रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है, इसको ज़रा हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन शो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एज रिएक्शन प्रोग्रेस। इसको नीचे मैंने ग्राफ बनाया भी है, इसको हम देख लेते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है कि आपने एक्स एक्सिस पे जो एक्स एक्सिस होगा उसके ऊपर आपने टाइम लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर आपने कंसंट्रेशन को लेना है। उसके बाद अब जो रिएजेंट है, रिएक्टेंट है, उसको आप क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं कि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है। अगर आपका रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो ये रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा और जो बी है प्रोडक्ट, जैसे हमने ए रिएक्टेंट लिखा और बी क्या लिखा, प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इंक्रीज़ होते होते फिर क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है एक ख़ास। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन भी कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाता है। फिर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स मौजूद हैं या कि नहीं हैं। इस क्वेश्चन इसमें कोई आपका क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पुट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इफ़ अ ग्राफ शो अ स्टीपर स्लोप एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन, व्हाई डज इट इंडिकेट। अब जो हमने ग्राफ बनाया है, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ है और यहाँ पे स्टीपर स्लोप है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और फिर क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है कि द रिएक्शन रेट इज़ फास्टर एट द बिगनिंग। स्टार्ट में बहुत स्पीड के साथ रिएक्शन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो तेज़ी के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद है इसकी एक्सप्लेनेशन, एट द स्टार्ट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज़ हाई, मोर इफेक्टिव कोलिजन, फास्टर रिएक्शन, स्लोप डिक्रीजेज एज रिएक्शन स्लोस। अब स्लोप जो है वो यहाँ पे जाके डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है कि वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाती है, कि जो अब कन्वर्जन जो है वो रुक रही है, जो रेट है वो कांस्टेंट है, उसके बाद ज़ीरो पे चला जाता है। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, अब यहाँ पे है कि हाउ डज सरफेस एरिया अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो फास्टर रिएक्शन होगा। एक्सप्लेनेशन, मोर पार्टिकल आर एक्सपोज्ड फॉर कोलिजन, मोर इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट टाइम, इंक्रीज रेट। एग्जांपल, पाउडर मैग्नीशियम रिएक्ट फास्टर देन अ सॉलिड स्ट्रिप। इसमें ये भी हो सकता है कि एक एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आप एक सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन किसी रिएक्टेंट का स्टार्ट करते हैं और एक पाउडर फॉर्म में किसी रिएक्टेंट का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो दोनों केसेस में किसका रिएक्शन फास्टर होगा। तो क्योंकि उसमें जो पाउडर फॉर्म है उसके सारे के सारे पार्टिकल्स को आप रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, सारी की सारी साइट उसकी एक्सपोज हुई हुई हैं, वो रिएक्ट कर रही हैं किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, ठीक हो गया, शाबाश। मैं आपका आंसर ले रहा हूँ। ये मसीरा नूर है, हमारे साथ ऑनलाइन है, जिसके आंसर आ रहे हैं, तो आपके लिए अप्रिसिएशन है, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज रिएक्शन स्लो डाउन विद टाइम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वक्त के साथ साथ रिएक्शन स्टॉप क्यों हो जाता है। अभी मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन में भी आपको डिस्कस किया कि रिएक्टेंट में, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, बाकी फैक्टर्स भी हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो रिएक्टेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रहेगी तो रिएक्शन चलता रहेगा और प्रोडक्ट बनता रहेगा। अगर रिएक्शन कंज्यूम्ड हो जाता है तो मे बी रिएक्शन रेट ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, स्लो डाउन होते होते रुक जाए। रिएक्टेंट्स आर ग्रेजुअली कंज्यूम्ड, फीवर पार्टिकल अवेलेबल, फीवर इफेक्टिव कोलिजन, स्लोअर रेट। वही बात इसने लिखी है कि अगर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कंज्यूम्ड हो जाते हैं, तो इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज़ कर जाती है। इस इफेक्टिव कोलिजन की डिक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस इज़ वाई द स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ डिक्रीजेस विद टाइम। इसी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ स्लोप है, स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ डिक्रीज़ कर जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर
कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ बैठना है। यहाँ पे मैंने चेंज किया था कि अब ग्राफ के अंदर टाइम विद रिस्पेक्ट टू एस प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे सल्फ़र के लिए, और इसकी कंसंट्रेशन नीचे आपको गिवन है। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने इसको ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाया जाता है अभी भी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप जब आप प्रैक्टिकली ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर के अंदर, तो उसमें आपको स्केल डिफ़ाइन करना पड़ता है कि स्मॉल बॉक्स को आप कितने एक्स एक्सिस पे जैसे टाइम रख रहे हैं तो स्मॉल बॉक्स 10 सेकंड के बराबर आता है, 20 के बराबर आता है, या लार्ज बॉक्स जो है वो 20 के बराबर आप रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी आप अपने नंबर्स को देखते हैं तो स्मॉल बॉक्स या लार्ज बॉक्स अकॉर्डिंग टू योर डेटा आप एड्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम ज़रा जाते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में सबसे पहले इसने कहा है कि एक्स एक्सिस पे आप टाइम रखेंगे, वाई एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन रखनी है, जो कि कंसंट्रेशन यहाँ पे बार बार सोडियम थायोसल्फेट ये रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट की तरफ जाना है। एंड पॉइंट्स 0 0, ये 0 0 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं जिनको आपने आपस में मैच करना है। मतलब एक्स एक्सिस पे 0 होगा तो वाई एक्सिस पे भी 0 है ओरिजिन। उसके बाद अगर हम एक्स एक्सिस को 20 रखते हैं तो वाई एक्सिस पे 20 सेकंड पे जो कंसंट्रेशन है वो 15 है। इसी तरह 40 सेकंड के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है 21, 60 सेकंड के ऊपर कंसंट्रेशन क्या है इसी तरह से जो 80 सेकंड्स हैं उसके ऊपर कंसंट्रेशन 25 है। इसी तरह से 100 के ऊपर 25, 120 के ऊपर 25। ये जो पहले हैं हम सेकंड्स को ले रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब आप ये पॉइंट्स ले लेते हैं तो उन पॉइंट्स को आपने अटैच करना है थ्रू लाइन। उसके बाद क्या होगा कि आप स्लोप क्या बताएगी आपको, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि 0 to 20 सेकेंड स्लोप स्टीप हाई रेट, लेटर टाइम 80 to 120 स्लोप पर फ्लैट, रिएक्शन कंप्लीट, रेट इज इक्वल्स टू 0। अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और रेट क्या हो जाएगा 0। ये थोड़ी सी थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब ज़रा हम ग्राफ की तरफ आते हैं तो ग्राफ आपके सामने ये मौजूद है इसी डेटे का। यहाँ पे जो आएगा दोबारा से सल्फ़र के लिए। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको आप ग्राफ से देखें तो उसकी लाइन इंक्रीज़ की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहला पॉइंट आपने कहाँ पे लिया हुआ है 0 पे 0, ठीक है। अगर हम आगे जाते हैं फॉर एग्जांपल हम 20 सेकंड पे देखते हैं तो 20 पे इसकी जो वैल्यू है 20 सेकंड के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 15। अगर हम 40 सेकंड पे देखते हैं तो एक्स एक्सिस 40 है, टाइम 40 है, और कंसंट्रेशन कितनी है 20 मोल्स पर लीटर। 60 पे जाएंगे तो ये सारे जब हम पॉइंट्स ले लेते हैं तो इनको हम क्या करते हैं फिर हम अटैच करते हैं थ्रू दिस लाइन। फिर उसने कहा है कि आपने इनको आपस में अटैच कर देना है इस लाइन के ज़रिए, तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाता है। अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है यस आपका क्वेश्चन है कि 0 to 20 हाई, 20 to 20 कांस्टेंट, टाइम इंक्रीजेज आफ्टर 20 बट कंसंट्रेशन कांस्टेंट। वेरी गुड। कि यहाँ से जब आप यहाँ पे जाएंगे 40 तक आप जाएंगे 0 to 20 तक जो है स्टीप जा रहा है, इस पार्ट तक आप देखें तो रेट इंक्रीज़ कर रहा है। जब आप उससे आगे जाएंगे जैसे नेक्स्ट है 20 to 40, अब थोड़ा सा इसमें कर्व आ रहा है, रिएक्शन स्लो डाउन हो रहा है। उसके बाद आगे जाए 40 से ऑनवर्ड आप जाते हैं तो ये कर्व मूव करके स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है। उसके बाद जो रिएक्शन रेट है वो 0 हो जाता है जब रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड हो जाते हैं। इस ग्राफ की आपको समझ आ गई है कि ग्राफ आपने कैसे बनाना है, ताकि हम इसको फिर देखेंगे इसमें हम टाइम कैसे निकालेंगे एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप कंसंट्रेशन या टाइम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 and 40 सेकेंड फ्राम द ग्राफ फार्मूला।
अब थोड़ा सा इसमें बच्चे जो है वो कश्मकश का शिकार होते हैं कि ग्रेडियंट आप कैसे ड्रा करेंगे और उसमें आप जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है उसके ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो कैसे आएगी और उससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले 20 पे है, थोड़ा सा हम ग्राफ की तरफ दोबारा जाते हैं ताकि इसके हम ग्रेडियंट्स को ड्रा कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है। आपने जैसे 20 के ऊपर आपने रेट को फाइंड करना है तो 20 को आप पॉइंट आउट करेंगे और इसके ऊपर आपने ग्रेडियंट को ड्रा करना है। ग्रेडियंट मीन इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, आपने जैसे 20 है तो 20 से आप आगे मूव कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या किया कि 30 और 40 तक आप चले गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल थोड़ी स्ट्रेट हमने लगानी है, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, 30 और 40 पे चले गए। इसी तरह से आपने यहाँ पे जैसे 10 है, 30 है, आप 2 पॉइंट आगे गए हैं। इसी तरह से आपने 20 से 2 पॉइंट पीछे जाना है। इसी तरह से आपका परपेंडिकुलर जो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, इस ग्रेडियंट की आपको समझ आ गई यहाँ तक कैसे आपने ड्रा करना है। सबसे पहले आपने जैसे पर्टिकुलर इंस्टेंट है वो हमने कौन सा लिया, 20। इस 20 के ऊपर हमने ग्रेडियंट ड्रा करना है। ग्रेडियंट हमारा ड्रा हो गया, उसके बाद आपने इसकी ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे, यहाँ तक आपने करना है। उसके बाद इस लाइन को भी आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये क्या आ रहा है आपका T2 और इस साइड पे क्या आ रहा है T1। अब T1 कितना है, T1 हमारे पास आ गया 0 और T2 क्या है 40। अब हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, C1 और C2 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जब ड्रा कर लिया तो इस साइड पे भी आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप इसको भी मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 23 और 24 लेट्स से, क्योंकि हम ग्राफिकली कुछ 1 2 ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो कैलकुलेशन में है वो 21 हमारे पास आ रही है। क्योंकि हम स्केल के साथ नहीं कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेशन हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ 1 2 डिजिट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाली कंसंट्रेशन आएगी दिस इज C2 हायर कंसंट्रेशन, और इस साइड पे यहाँ पे जो होगी इसको हम क्या कहेंगे C1, और ये कितनी हो सकती है 5 से नीचे है। लेट्स से हम इसको 3 रखते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई, C1 और C2, इसी तरह से T1 और T2। इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं तो हम इसका रेट कैलकुलेट करते हैं। C1 जो हमने लिखा है वो 3 है और C2 जो है वो अप्रोक्सीमेशन से 23 हमने लिखी है, क्योंकि कुछ 1 2 डिजिट्स मैंने कहा है कि ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला पुट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल C डिवाइडेड बाय डेल T। अब दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा, C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। आप इसको जब पुट करेंगे C2 23 माइनस 3 और क्या हो जाएगा 40 माइनस 0। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 20/40, ये 0 पॉइंट तकरीबन 5 हमारा आ जाता है, 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेशन की है, इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है नहीं तो फिर हम जो कैलकुलेशन है जो हमने सॉल्व की हुई हैं, ये हमने अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशंस के अंदर,
तो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन आपका मेथड चेंज नहीं होना चाहिए कि आप ग्रेडियंट कैसे ड्रा करेंगे, कैलकुलेशंस वैल्यूज़ कैसे यहाँ से लेंगे और उसको फार्मूला के अंदर कैसे पुट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ज़रा इसकी जो कैलकुलेशन हुई है उसके तरफ। तो यहाँ पे देखें 20 माइनस C1 जो इसने लिया है 0, और जो 40 T2 जो लिया है 40 माइनस 0। तो यहाँ पे हमने जो लिया था कंसंट्रेशन के केस में, ये आपके सामने मौजूद है C1, इसने C2 जो है वो 23 है, उस पर C1 3 है, लेकिन जो उसने लिया है वो 0 लिया है। हमारा जो ग्रेडियंट है हमने अपने मुताबिक लिया है, तो ग्राफ हमारा भी जो आंसर आ रहा है वो 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करके दे दी है। और नेक्स्ट अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो दूसरा जो है वो आपकी असाइनमेंट होगी एट 40। यहाँ पे मैंने 20 के लिए आपको कैलकुलेट करके दिया है, आप क्या करेंगे 40 के ऊपर ग्रेडियंट को ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका जो कैलकुलेशन है वो कर लेंगे। अब नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पे जो 20 पे है 21, C1 इसने लिया है 0, 21 माइनस 0 और 40 माइनस 0, तो ये आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन हाई रेट बिकॉज रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड मैनी इफेक्टिव कोलिजन रेट एट 40 डिग्री सेल्सियस 40 सेकेंड। तो इसके लिए भी आपने 40 पे ग्रेडियंट को ड्रा करना है। और इसके बाद यहाँ पे जो इसने पॉइंट्स दिए हैं 40 से जब आप इसको ड्रा करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 40 है, एक पॉइंट आप ले रहे हैं 40, इससे इसने एक पॉइंट आगे लिया है, यहाँ पे 50 सेकेंड है, और एक पॉइंट इसने पीछे लिया है 30। इन दो पॉइंट्स के ऊपर आप क्या करेंगे, दो पॉइंट्स के ऊपर आप T1 आपका हो जाएगा इस साइड पे, और ये क्या हो जाएगा T2, और इस साइड पे जाएंगे तो ये C1 हो जाएगी, और इस साइड पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा C2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे और टाइम डेल टाइम के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये आपने खुद करना है, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है उसको देख के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है नेक्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट है। एवरेज रेट कैसे आता है कि आपने टोटल जो कंसंट्रेशन है उसको टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है। टोटल के जो कंसंट्रेशन हमारे पास आ रही है वो 25 लास्ट पे आ रही है, उसके बाद चेंज नहीं हो रही। जो हमारा टोटल टाइम है वो कितना है 120। जब इन दोनों को आप डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज रेट। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, नहीं तो हम MCQs की तरफ जाते हैं। ठीक है, बाकी लोग भी जो IMCV पाकिस्तान टाउन है, I81 भी आया था, इसके साथ एक और स्टूडेंट भी थी। आप तमाम बच्चे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम MCQs की तरफ जाते हैं। ठीक है, IMSG जाबातेली, आपको भी वेलकम, आपने कमेंट किया। अब सारे जो हैं वो MCQs की तरफ आ जाएं। जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो अगर आप साथ साथ पॉइंट आउट करते जाएंगे तो इजी रहेगा सबके लिए। आ जाए सारे, ठीक है। अच्छा, चूज़ द करेक्ट आंसर। रेट ऑफ रिएक्शन इज टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टाइम टेकन फॉर रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, एनर्जी रिलीज्ड। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन ऑप्शन में से आप पुट करें ज़रा, क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। सी, चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। बाकी लोग भी जल्दी से आते जाएं, 1C और सी। ठीक है, पहले का जो ऑप्शन है वो सी आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द करेक्ट यूनिट ऑफ मोल रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट यूनिट क्या होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, 2D। ठीक है,
बाकी लोग भी ऑप्शन करें। जो दूसरा है इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक हो गया। I81 का भी ऑप्शन आ गया 2D। ठीक है, शाबाश, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 है अ स्टीप स्लोप ऑन अ ग्राफ इंडिकेट। अब स्टीप स्लोप जैसे लाइन स्ट्रेट जा रही है अपवर्ड, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो क्या इंडिकेट करता है? स्लो रिएक्शन, नो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, एंड ऑफ रिएक्शन। 3C, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, गुड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम एट एंड, मिडल, बिगनिंग, आफ्टर कंप्लीशन। 3C और 4 का क्या हो जाएगा? शाबाश, 4A। रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम नॉट एट एंड। 4D, आफ्टर कंप्लीशन नहीं, ये क्या कर रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम एट स्टार्ट, शुरू में होगा, बिगनिंग शुरू में होता है। स्टार्ट में जैसे आप ना ग्राफ से हमने देखा कि यूं ही 0 पे हैं हम, 0 सेकंड पे, तो लाइन स्ट्रेट जा रही है। जो जो टाइम इंक्रीज़ कर रहा है रेट इंक्रीज़ कर रहा है। ये जो एरिया होता है ये स्टार्ट का होता है, इसमें रेट हाई होता है। उसके बाद जो ही आप एंड की तरफ जाते हैं रेट स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में 4 का स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। अब नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं। विच ग्राफ शोज रिएक्शन कंप्लीशन। कौन सी जो लाइन है रिएक्शन कंप्लीशन को? स्ट्रेट राइजिंग लाइन, जहाँ से स्ट्रेट स्टार्ट होता है वो रिएक्शन कंप्लीशन को स्टार्ट करती है, कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करती है। हॉरिजेंटल लाइन, स्टीप कर्व, और जिगजैग लाइन। 5B, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, गुड। जैसे हम ना ग्राफ को देखते हैं तो सबसे पहले ये स्टीप आता है, फिर कर्व होना शुरू होता है, वो ये है स्ट्रेट राइजिंग लाइंस, जहाँ से स्ट्रेट होना शुरू होती है उसके बाद हॉरिजेंटल हो जाती है। बिल्कुल वो क्या करता है? रिएक्शन कंप्लीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये एरिया। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन रिएक्टेंट्स आर यूज्ड अप द रेट बिकम्स मैक्सिमम कांस्टेंट, जीरो, नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जब रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो जाता है तो रेट के साथ क्या होता है? क्या वो हाई हो जाता है, कांस्टेंट एक ख़ास वैल्यू के साथ चल रहा होता है, या फिर ज़ीरो हो जाता है? ठीक है, I81 6C, जवातेली 6C, और साथ में हमारी एक स्टूडेंट हैं मसीरा नूर 6C। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम बिकॉज। रेट ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता है बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट रिएक्ट अगेन, एनर्जी इंक्रीजेस। इसमें क्या होगा? 7 का A। टेम्परेचर डिक्रीजेस का कोई इशू नहीं है, हम अभी फैक्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, फैक्टर्स को अभी हम नहीं गए हैं, जस्ट क्या है अभी हम बात कर रहे हैं। टेम्परेचर भी हो सकता है क्योंकि कंडीशंस हैं, लेकिन टेम्परेचर का इससे गर्ज नहीं है। अगर आपका रिएक्टेंट ही ख़त्म हो जाता है तो फिर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, रिएक्शन रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड। अगर रिएक्टेंट टोटली ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? रिएक्शन रेट डिक्रीज़ कर जाएगा और आखिरकार ज़ीरो को अप्रोच कर लेगा। ठीक है, पहले 7 को क्लियर कर लें, 7 का B है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिव्स। स्लोप टाइम ग्राफ क्या होता है? गिव्स टाइम, कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, वॉल्यूम। स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन, इसको हम स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन भी बताते हैं। बाज़ औक़ात हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि कंसंट्रेशन हम ग्राफ से कैसे ऑब्टेन करते हैं? थ्रू स्लोप। तो हम जब भी ये आएगा स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिव्स A, B, C और D, तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करते हैं? कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, या वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 8 का B, कंसंट्रेशन तो गिवन है, लेकिन हम उस स्लोप से जो आपने फाइंड किया है, ये जैसे ये स्लोप स्टीपर है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? कंसंट्रेशन तो हमें उसने टाइम टेबल भी दिया हुआ है कि 0 सेकंड पे इतनी है,
प्रोडक्ट की, उसके बाद टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन ये जो ग्राफ आया है अंडर द कर्व, इससे एरिया अंडर द कर्व, उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सी, 8 का सी है, इसको आपने देखना है, 8b नहीं है 8c है, ठीक है। आप दोबारा से 8 पे आ जाएं, आपने नोट कर लिया है, द स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ गिव्स, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रिएक्शन प्रोड्यूस गैस स्टॉप्स व्हेन, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें गैस, जैसे अमोनिया है, गैस बन रही है, अगर अमोनिया इंक्रीज़ कर रही है, नंबर ऑफ़ मोल्स उसके इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो रिएक्शन रेट डिक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिएक्शन प्रोड्यूसिंग गैसेस व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। I81 वसीरा नूर, ठीक है, और बाकी जाबा तेली ने भी पुट किया है। आप 10 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब रेट ऑफ रिएक्शन, अब इन चारों में से कौन सी ऐसी टर्म है जो रिएक्शन रेट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी चेंज, केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10A। बाकी जो है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो ए आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसके 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और इंटरप्रेट डेटा फ्रॉम थ्रू ग्राफ। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पेपर में आते हैं। और आपको अगर डेटा दे दिया जाता है और उससे ग्राफ आपसे बनवाया जाए और फिर आपको ये कर दिया जाए कि आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करें, ठीक है। तो ये कल भी अभी ऑप्शन आ रहा है 10/10, तो आप तमाम बच्चों के 10/10 ही हैं, सिवाय 1-2 क्वेश्चन में आपको डाउट था, तो आपके लिए अप्रिसिएशन है। ओके, कुछ बच्चों के 10 आउट ऑफ 10 हैं, कुछ के 9 आउट ऑफ 10 है, कुछ के 8 आउट ऑफ 10 है, कुछ 1-2 क्वेश्चन में आपकी कंफ्यूजिंग वो आंसर आ रहे थे, तो मैंने आपके ठीक करवा दिए। लेकिन फिर भी आपने अच्छे तरीके से लेक्चर लिया है। आप तमाम बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, गुड। कल दोबारा से जो लेक्चर नंबर 2 होगा चैप्टर नंबर 5 का, उसमें हम फिर जो चीज़ें रह गई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम इस कोर्स में आपके लिए वही चीज़ें लाते हैं जो कि सुमेटिव होती हैं, आप ये याद रखें। बाद बच्चे वो कमेंट्स कर रहे होते हैं कि फॉर्मेटिव कौन सा होगा, समेटिव कौन सा होगा। तो आपकी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे भी मौजूद है असेसमेंट फ्रेमवर्क, और हमने जो यूट्यूब पे लेक्चर डाले होते हैं उसमें भी गूगल ड्राइव के अंदर ये चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। आप तमाम बच्चों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। ठीक है, आप सारों ने थैंक्स कर दिया, ठीक है। आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।